नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि तुम लोग स्वस्थ हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो भाई आवाज़ आ रही है प्रॉपर? कृपया करके रिप्लाई करें ताकि फिर अपन क्लास स्टार्ट करें। तो जो अपन पढ़ रहे थे बैंकिंग की समितियां, उसको आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और आज इस टॉपिक को अपन ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम कपिल चौधरी है, चूरू सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक है। आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है और आरएस 2018 मेंस क्वालिफाइड हूँ, इंटरव्यू कॉल है। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरा खुद का चैनल है टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट्स आरएस के लिए प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं वो अपने चैनल से जुड़ जाएं, कंटिन्यू पढ़ते रहें। और बच्चों को बता देता हूं कि इस चैनल पे पहले से 15 वीडियो जो हैं वो योजनाओं के बने हुए हैं। तो राजस्थान की योजनाएं जिन जिनको कवर करनी है, क्योंकि आने वाले चाहे एग्जाम पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, रीट का हो, किसी का भी हो। नमस्कार मीणा जी। तो आप कंटिन्यू आके यहाँ पे क्लासेस लीजिए ताकि आपकी राजस्थान योजनाएं अगर आपने पढ़ ली, 15 वीडियो ये देख लिए, 15 घंटे ही मैक्सिमम होंगे, इसकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर आप इससे पढ़ते हैं तो लगभग आपके 5-6 नंबर जो है वो श्योर हो जाएंगे। इसी तरीके से एसीएफ के बच्चों के लिए यहाँ राजस्थान इकोनॉमिक्स का कंटेंट पहले से डाला हुआ है। और अब अपन जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरएस, एसआई और यूपीएससी की, उनके लिए अपन बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक अपन पहले कवर कर रहे हैं जिन्हें लोग जो है वो प्राय छूते ही नहीं है। सिलेबस में सब कुछ पढ़ा के इनको छोड़ दिया जाता है। तो काफी लोगों ने मुझसे ऑफलाइन पहले पढ़ा हुआ है, तो एक बार जो पहले पढ़ा हुआ है उसे करने से बेटर है कि जो चीजें आपको और अच्छा आपके नॉलेज को डेप्थ तक ले जा सकती है उन्हें अपन कवर करें। ठीक है। तो कोई भी अगर स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप बात कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कपिल 07 कोड का उपयोग करें, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि जो भी बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 25 नवंबर से बुल्स आई बैच स्टार्ट होने वाला है। और ये बैच जो है वो 25 नवंबर से अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, केवल 7560 रुपए। अगर आप कपिल 07 कोड उपयोग करते हैं तो 7560 रुपए में आरएस प्री एंड मेंस दोनों यहाँ कवर करवाए जाएंगे। और कोई भी बच्चा अगर पटवारी, ग्राम सेवक, रीट किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है तो भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है। अगर आपके परिवार में कोमल जी नमस्कार, पूजा मीणा नमस्कार, आपके यहाँ कोई भी अगर नेट जेआरएफ की, एसएससी की, आरआरबी की, यूपीएससी की, नीट की, आईआईटी की, किसी की भी तैयारी कर रहा है, कपिल 07 कोड का उपयोग करवाएं और अनअकैडमी पे 10% डिस्काउंट जरूर पाएं। एसीएफ के लिए इंडियन इकोनॉमी का बैच जो है ऑलमोस्ट वो आधा हो चुका है। अभी जो ये बैच जो था आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और ये 20 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। 30 नवंबर से आपके राजस्थान इको का बैच आने वाला है। तो जो भी बच्चे अब तक नहीं पढ़ पाए हैं एसीएफ में मेरे से इको, वो यहाँ पढ़ सकते हैं, ये बैच भी कवर कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डेड पढ़ाई है, इसे भी आप कवर कर सकते हैं। ज्योति जी नमस्कार। तो हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि बैंकिंग की समितियों को एक कंस्ट्रक्टिव वे में पढ़ा जाए। तो इसलिए हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ने गोरेवाला समिति जो किससे संबंधित थी, एसबीआई के राष्ट्रीयकरण से संबंधित थी। वंदना जी नमस्कार। आपकी लीड बैंकिंग जो स्कीम्स जो है, लीड बैंकिंग स्कीम के लिए कौन सा ग्रुप था, गॉडगिल स्टडी ग्रुप था। और इसका फिर वापस से रिव्यू किसने किया था, उषा थारोट समिति ने किया था। बी शिवरमन समिति जो है, शिवराम नहीं है, बी शिवरमन समिति जो है, ये दोस्तों किसके लिए बनाई गई थी, रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो नाबार्ड की स्थापना की रिकमेंडेशन इसी समिति ने दी थी। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। और बुलसाई बैच का मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर, आपके लिए पहली बार हुआ है ये अनअकैडमी में कि टॉप एजुकेटर्स का एक अलग से इंडिविजुअल बैच बना है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ही साथ दोस्तों अपन ने नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप पढ़ लिया, आरआरबी की रिकमेंडेशन दी थी। साथ ही साथ हमने नरसिम्हन समिति फर्स्ट भी पढ़ ली है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी तथा विदेशी बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाए, एनपीए के लिए डीआरटी बनाए जाए, एआरसी बनाए जाए, नए प्राइवेट बैंक खोले जाए जिन्हें सेकंड जनरेशन बैंक कहा गया, बैंकिंग लोकपाल खोले जाए। उसी तरीके से अपन ने नरसिम्हन सेकंड समिति भी कर ली थी, जिसने कहा था 4 स्तरीय बैंकिंग समिति हो, कंप्यूटर किया जाए, बेशल मानकों को अपनाया जाए और आपके बड़े तथा मजबूत बैंकों की मर्जिंग की जाए। लेकिन अपन ने
धर्मेंद्र जी नमस्कार, आपको भी दिवाली की हार्दिक बधाइयां भाई। जो भी है बढ़िया, घर पे रहें, सेफ दिवाली मनाएं। और एसएन वर्मा पैनल ने कहा था कि कमजोर बैंकों को भी आपको मर्ज करना पड़ेगा ताकि ये सरवाइव कर सके। उसके बाद में दोस्तों अपन ने ग्राहक सुधारों से संबंधित दामोदरन समिति पढ़ी थी। प्राइवेटरी सेक्टर लैंडिंग प्राथमिकता क्षेत्र उधार से संबंधित एमवी नायर समिति पढ़ी थी। एमबीएन राव समिति जो भारतीय महिला बैंक से संबंधित थी। और एक पीजे नायक समिति भी हमने पढ़ी थी जो किससे, बैंक बोर्ड ब्यूरो या बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी से संबंधित थी। इतना अपन कवर कर चुके थे कल। अब अपन बात करते हैं उर्जित पटेल समिति की। अब किसकी बात करते हैं दोस्तों, आपके उर्जित पटेल समिति की बात करते हैं। तो इस समय जो थे आपके रघुराम राजन साहब जो थे वो आपके आरबीआई गवर्नर थे। रघुराम राजन साहब ने कई समितियों का गठन किया था, उनमें से मुख्य समिति उर्जित पटेल समिति थी। उन्होंने दोस्तों अगर आप जानना चाहें तो उन्होंने कौन कौन सी समितियों का गठन किया था। एक बैंकिंग लाइसेंस के लिए विमल जालान कमेटी बनी थी। उसने बंधन बैंक तथा आपका जो आईडीएफसी है इसे लाइसेंस दिया था। अगर अपन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो नचिकेता मोर समिति बनी थी, नचिकेता मोर समिति बनी थी। और एक दीपक मोहंती समिति भी थी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो उर्जित पटेल समिति, तो उर्जित पटेल समिति का गठन भी रघुराम राजन साहब के टाइम में किया गया था। उर्जित पटेल समिति का मुख्य उद्देश्य था मौद्रिक नीति से संबंधित रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, तो ये जो समिति थी ये 2013 में बनी थी। इसकी रिपोर्ट 2014 में आई थी। रिपोर्ट कब आई थी, 2014 में आई थी। तो उर्जित पटेल समिति ने क्या कहा, उर्जित पटेल समिति ने यह कहा कि जो ये मौद्रिक नीति का निर्धारण, जैसे आपने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बाजार में मुद्रा की तरलता प्रबंधन से संबंधित पॉलिसी जो है वो क्या कहलाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। लिक्विडिटी मैनेजमेंट से संबंधित, जिसके तहत अपन पढ़ते हैं सीआरआर, एसएलआर अपन ने पढ़ रखा है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें अपन ने कवर कर रखी हैं। तो ये जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसका निर्धारण पहले केवल और केवल आरबीआई करती थी। और आरबीआई में एक ही व्यक्ति करता था। आरबीआई में भी केवल आरबीआई का गवर्नर ही डिसाइड करता था कि रेपो रेट क्या होगी, बैंक रेट क्या होगी, रिवर्स रेपो रेट क्या होगी। तो ये उर्जित पटेल साहब ने कहा कि अगर आपको विशेषज्ञता लानी है, अगर आपको एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर मौद्रिक नीति का निर्धारण करना है तो इस सिस्टम को आपको बंद करना पड़ेगा। मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु एक अलग से 6 मेंबर मौद्रिक नीति समिति बनानी पड़ेगी। 6 नंबर आपकी मौद्रिक नीति, 6 मेंबर की आपकी मौद्रिक नीति समिति का गठन करना पड़ेगा। और इस समिति के अंदर 3 मेंबर आरबीआई के होंगे और 3 नंबर जो गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर उसको मनोनीत करेगी। तो याद रखना है कि मौद्रिक नीति समिति आपने पढ़ रखा है। हाँ, अब सरकार और आरबीआई, बहुत बढ़िया मीणा जी। तो ये जो है आपकी 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के गठन की रिकमेंडेशन किसने दी थी, उर्जित पटेल समिति ने ही दी थी। ये चीज याद रखना, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई से और 3 मेंबर सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्येक 2 माह से मौद्रिक नीति का संशोधन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, जिसमें सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में जो भी चेंजेस हैं वो अर्थव्यवस्था के अनुरूप किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही उर्जित पटेल समिति ने यह कहा कि पहले जो आरबीआई टारगेट किया करती थी वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को किया करती थी। किसको, होलसेल प्राइस इंडेक्स को, थोक मूल्य सूचकांक को करती थी। किसको, थोक मूल्य सूचकांक को। फिर उर्जित पटेल साहब ने कहा देखो भाई, थोक मूल्य में कोई वस्तु कितने रुपए की मिले इससे सामान्य जनता को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य जनता जो है वो कौन से मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होती है, उपभोक्ता मूल्यों से। कौन से, आपके उपभोक्ता मूल्यों से जो है, उपभोक्ता मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि थोक में तो मैगी चाहे कितने की भी मिले, अपने को तो 12 रुपए में मिल रही है ना। तो अब थोक में तो प्याज चाहे 10 के हो, 15 के हो, लेकिन कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता को वो मूल्य कितना चुकाना पड़ रहा है, 40, 45, 50, 60 जो भी मूल्य है। तो हम, इन्होंने ये कहा कि आप, उर्जित पटेल समिति ने ये कहा कि जो आप इन्फ्लेशन का निर्धारण करते हैं या इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, वो इन्फ्लेशन आपकी थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होनी चाहिए। किस पे आधारित होनी चाहिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों हमने इसे भी चेंज कर लिया। और अब अप्रैल 2014 के बाद में उर्जित पटेल समिति के कहने के कारण हम अब जो है अपने इन्फ्लेशन का जो मापन करते हैं, मुद्रास्फीति का जो अपन ने टारगेट अपनाया वो किसके आधार पर है, सीपीआई के आधार पर है। किसके आधार पर है, कोमल जी नमस्कार, धन्यवाद। सीपीआई के आधार पर,
ठीक है। तो अप्रैल 2014 से पहले आपको किसके आधारित था, डब्ल्यूपीआई पे, लेकिन ये अब अपन करते हैं सीपीआई के आधार पे। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई भी अपन ने कंप्लीट पढ़ रखा है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई क्या होता है, इन्फ्लेशन के टॉपिक में पढ़ा है, और जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लस पे पढ़ ही रहे। इन्फ्लेशन शायद कल या परसों से, दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका, मतलब टॉपिक। वैसे तो इन्फ्लेशन स्टार्ट ही है अपने यहाँ, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपकी उर्जित पटेल समिति ने ये कहा कि थोक मूल्य सूचकांक की जगह हम किसको अपनाएं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। तो एक कारण तो ये भी था, दूसरा कारण ये था कि थोक मूल्य सूचकांक जो है आपका, थोक मूल्य सूचकांक के डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत क्या होता है कि आपके यहाँ जो निकाली जाती है इन्फ्लेशन, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो महत्व ज्यादा है, लेकिन सामान्य जनता जो है वो औद्योगिक क्षेत्र से ज्यादा खाद्य वस्तुओं से ज्यादा प्रभावित होती है। तो सीपीआई में जो है वो आपकी फूड इन्फ्लेशन इजीली शो होती है, इसलिए भी सीपीआई को अपनाया गया। तो अपने अभी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का मुख्य सूचकांक क्या है दोस्तों, इन्फ्लेशन का मुख्य सूचकांक आपका सीपीआई है, ना कि डब्ल्यूपीआई। साथ ही साथ उर्जित पटेल साहब ने यह कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीति 4% होनी चाहिए। कितनी टारगेट इन्फ्लेशन, 4% होनी चाहिए। अब कई टाबर बोल रहे हैं गुरुजी इन्फ्लेशन खराब चीज है, तो फिर खराब चीज है तो फिर 4% क्यों होनी चाहिए, 0% ही होनी चाहिए ना। ये तो उर्जित पटेल साहब तो गलत कर रहे हैं। नहीं भाई, गलत बात नहीं है, आपने इन्फ्लेशन में पढ़ा होगा, नहीं मैं फिर बता देता हूं आपको कि फिलिप वक्र था। फिलिप वक्र का ये कहना था कि एक सीमा तक आपके इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में नकारात्मक संबंध होता है। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में क्या होता है, नकारात्मक संबंध होता है। आपके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नकारात्मक संबंध का मतलब होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे दोस्तों आपके यहाँ महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे बेरोजगारी में कमी आती है, वैसे वैसे बेरोजगारी में कमी आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मानते हैं कि कोमल, वंदना, आरश, आपका कोई एक, आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, और वो फैक्ट्री जो है आपकी, मानते हैं ये पेन की आपने फैक्ट्री लगा रखी है। तो इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है, एक तो इस पेन की मांग बढ़ जाएगी, एक तो इस पेन की क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन आने का कारण एक तो होता है डिमांड बढ़ जाती है। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी एक तो मांग बढ़ गई, और ये पेन जो 10 रुपए का था ये 12 रुपए में बिकने लगा, भाई कीमत भी बढ़ जाएगी, 12 रुपए में बढ़ने लगा। अब तुम खुद बताओ, एक तो तुम्हारे उत्पाद की डिमांड बढ़ी हुई है, ऊपर से उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो रहा है। तो आप खुद सही सही बताओ कि आप उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे या नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अगर कोई समझदार आदमी है जो धंधा कर रहा है, वो तो यही सोचेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाऊं और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा सकूं। यही सोचोगे, ये ऐसा थोड़ी करोगे उत्पादन बंद कर दो। तुम ये चाहोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकूं, उत्पादन कर सकूं। और उत्पादन की एक लिमिट होती है, आपने उत्पादन जितना करना था वो कर ही रहे थे। पेन अपने मन से कम थोड़ी बना रहे थे, आप पेन तो खूब बना रहे थे। अब आपके पेन की मांग भी है, पेन की प्राइसेस भी बढ़ी हुई है। इस कंडीशन में आपको 2 रुपए का, जो 10 रुपए का पेन था 12 में बिका, 2 रुपए का जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, इसे आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। इसे आप क्या कर देंगे, निवेश कर देंगे। क्योंकि निवेश आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए या तो आपको लेबर ज्यादा लगानी पड़ेगी, या तो आपको दोस्तों मजदूर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, या दोस्तों आपको कोई नया प्लांट लगाना पड़ेगा जिसमें आप मशीन लगाएं और एक नई फैक्ट्री लगाएं। तो आप जैसे ही निवेश करेंगे उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो इस कंडीशन में या तो मजदूर या प्लांट, किसी भी माध्यम से अगर आप ये काम करते हैं, तो इस कंडीशन में आपके यहाँ दोस्तों क्या होंगे, रोजगार बढ़ेंगे। आपके यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे तो दोस्तों इससे बेरोजगारी में अपने आप कमी आ जाएगी। बेरोजगारी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और रोजगार बढ़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये सभी मिलकर उत्पादन करेंगे। उत्पादन करेंगे तो आपके यहाँ दोस्तों उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन का मतलब आपका पेन का उत्पादन बढ़ा, पेन का उत्पादन बढ़ा मतलब आपके यहाँ वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन बढ़ा। वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन को तो हम कहते हैं जीडीपी, तो आपके यहाँ जीडीपी भी बढ़ी। तो मतलब आपके यहाँ जो थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है वो फिलिप महोदय के अनुसार क्या होती है, अच्छी होती है। तो इसी दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि विकसित देशों को ऑलमोस्ट 2% और विकासशील देश जो है उन्हें लगभग 4% की इन्फ्लेशन तो रखनी चाहिए, ताकि मार्केट में थोड़ी मांग बढ़ी रहे, इसलिए जो है वो उत्पादन भी बढ़ा रहे, जीडीपी भी बढ़ी रहे। मंदी से तो बेटर है कि थोड़ी इन्फ्लेशन रहे।
तो ये उर्जित पटेल साहब ऐसे कोई गलत तो बोल नहीं रहे थे कि मतलब अपने को जो है वो इन्फ्लेशन में एकदम जीरो ही रखना है। इन्होंने क्या कहा कि 4% इन्फ्लेशन तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो थोड़ी थोड़ी मांग बनी रहेगी, और मांग बनी रहेगी तो उत्पादन बना रहेगा, उत्पादन बना रहेगा तो जीडीपी बनी रहेगी। तो एक सीमा तक, तो वो सीमा कौन सी है दोस्तों? वो सीमा देखो, और कोई सीमा नहीं है, वो सीमा है आपकी 4%। वो सीमा कितनी है आपकी? 4% की आपकी लिमिट आपको रखनी है। तो आपकी 4% की आपकी टारगेट इन्फ्लेशन होनी चाहिए, और 4% में भी उन्होंने कहा ±2 रह सकती है। मतलब आप 2 से 6 के बीच में क्या करो, इसे कंट्रोल करो। आरबीआई जो टारगेट करके चलती है, गुड इवनिंग पुष्पा जी, हाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होंगे, सही बात है मीना जी। तो आपको क्या करना है, 4% जो इन्फ्लेशन है वो आपको एनुअल रखनी है, एवरेज रखनी है। तो आप 2 से 6 के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहती है तो वो कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल लगभग जो है इस महीने की आई है सीपीआई इन्फ्लेशन, वो कहाँ जा रही है? 7.5 के पास जा रही है, जो कि गलत है। 2 से 6 के बीच में से कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो ये आपकी उर्जित पटेल समिति। तो उर्जित पटेल समिति की 3 मुख्य रिकमेंडेशन है। एक तो मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाए, जो कि फिर बाद में 2016 में बना ली गई। एक इन्होंने कहा सीपीआई को मुख्य सूचकांक अपनाओ, जो कि अपन ने अप्रैल 2014 से अपना लिया। और एक इन्होंने कहा कि टारगेट इन्फ्लेशन 4% होनी चाहिए, और वो भी कौन सी? सीपीआई पर आधारित इन्फ्लेशन, ठीक है। तो उर्जित पटेल समिति किस किस को क्लियर? फिर अपन आगे चले। अरे ये को बहुत सरल सब्जेक्ट है, बस जी लगा के पढ़ना ही कमी है। इससे सरल सब्जेक्ट धरती पे कोई सा ही नहीं है, ठीक है। पर जनता को क्या मजा आता है लड़ाइयों में, ठीक है, युद्ध में, कहानियों में। कहानियां तो इकोनॉमिक्स में कहाँ से आए? इकोनॉमिक्स में तो भाई डाटा ही आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे। लेकिन आपका जो आरएस का सिलेबस है ना, उसमें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ले दे के 5 कॉन्सेप्ट हैं जो मैं बेहतरीन तरीके से आपको करवा भी चुका हूँ। तो आपको अगर इको पढ़नी है तो कंटिन्यू यहाँ पढ़ते रहो, नहीं तो आप प्लस पे आ जाओ। वहां पे 2 बैच हो चुके हैं, तीसरा नया बैच और स्टार्ट हो रखा है शाम को 9:15 से 10:45। तो ये आपकी होगी उर्जित पटेल समिति। तो अपन ने जो पढ़ी है अब तक समितियां, वो तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन अब अपन पढ़ते हैं वित्तीय समावेशन से संबंधित समितियां कौन सी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित समितियों को भी अपन पढ़ लेते हैं। 4 कमेटीज जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सी रंगराजन समिति 2006, ठीक है। तो एक चीज याद रख लेना, सी रंगराजन समिति 2012 वाली अगर आए तो वो तो है, वो आपकी किससे संबंधित है? पॉवर्टी से संबंधित है। वो तो सुरेश तेंदुलकर समिति के बाद बनाई गई थी, और सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो आपका पॉवर्टी के लिए जो मेजरमेंट दिया था, उसके बाद इन्होंने उसका क्या किया था, वापस से एक तरीके से सुपरविजन किया था और देखा था कि किस तरीके से इसमें क्या चेंजेस हो। लेकिन अगर सी रंगराजन समिति 2006 वाली पूछी जाए तो याद रखना ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, सी रंगराजन समिति 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने कहा कि व्यक्तियों को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में नियुक्त किया जाए। प्रत्येक गांव में कम से कम एक बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट तो हो। आपने नाम सुना है कभी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट? बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जो ये होते हैं आपके गांवों के अंदर बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, जहां पे बैंक की ब्रांचेज नहीं होते हैं। चाहे कोई किराने की दुकान वाला हो, चाहे आपका रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हो, चाहे रिटेल की दुकान हो, चाहे मित्र वाला हो, इनको बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में मेंबरशिप मिलती है। और ये गांव में कुछ यूजर चार्जेस के आधार पर क्या देते हैं दोस्तों? बैंकिंग सेवाएं देते हैं। थोड़ा बहुत पैसा निकलवाना, अकाउंट के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, अकाउंट खुलवाना, ऋण से संबंधित बातें इनको बताना, ठीक है, किस प्रकार से ऋण सैंक्शन होता है, ये सारी चीजें बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जो है वो। तो इन्होंने कहा, सी रंगराजन साहब ने कहा कि हमें बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स को है गांव गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जाए। नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रारंभ किया जाए। तो नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन जो था वो प्रारंभ किया जाए। तो ये बात अपन ने कब जाके मानी भाई साहब? ये बात अपन ने कहा मानी? ये अपन जनधन योजना जो लेके आए थे, वो एक तरीके से क्या था? जनधन योजना अपन जो लेके आए थे, जीरो बैलेंस अकाउंट वाली अपन ने बात की थी, वो एक तरीके से क्या था? नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन था। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन जो था वो एक इनकी रिकमेंडेशन सी रंगराजन समिति ने 2006 में कर दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी आपके 28 अगस्त 2000
28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई, आपको याद ही होगा। इसके अंदर मेरा खाता, भाग्य विधाता के बैंक अकाउंट खोले गए, जीरो बैलेंस के बैंक अकाउंट थे। इसके अंदर आपको 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा मिलता था, जो कि अब बढ़ाकर 2 लाख का कर दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों आपको 5,000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इसमें रुपए डेबिट कार्ड मिला करते थे, ठीक है। अब भी ये जनधन अकाउंट के बारे में आपने खूब सुना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये सी रंगराजन समिति ने दिया था। साथ ही साथ रंगराजन समिति ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन योजना भी प्रारंभ करो। भाई एक तो आप नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन ला रहे हो, साथ ही साथ आप नेशनल आपका रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम भी स्टार्ट करो, कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इनको ध्यान में रखो। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप आरआरबी जो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कौन सी दोस्तों, आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करो। तो यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट जो था वो कौन सी समिति ने दिया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जल्दी से बताओ, जो बच्चे हैं, वंदना और मीणा जी, सुमन, कि क्षेत्रीय ग्रामीण जो आपका ग्रामीण बैंक जो थे, रीजनल रूरल बैंक जो थे, उनका कॉन्सेप्ट कौन सी समिति या कौन से ग्रुप ने दिया था? ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हो तो उसके अंदर दो ही आधार है, एक तो आप आरआरबी को अच्छे से प्रमोट करो, और एक आप दोस्तों जो आपके सहकारी बैंक है, और सहकारी बैंक भी 3 स्तरीय होते हैं। जो गांवों में होते हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कमेटीज होती हैं, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, और आपका जो स्टेट में एक होता है वो होता है आपका अपेक्स बैंक होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या करना पड़ेगा? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन के लिए पहली जो आपकी एक तरीके से समिति मानी जाए तो वो समिति कौन सी है? सी रंगराजन समिति 2006। व्यक्तियों को बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के रूप में ज्यादा से ज्यादा नियुक्त किया जाए, नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट किया जाए, राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन योजना शुरू की जाए, और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, गलत बोल रहे हैं वंदना जी। अगर आपको पता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर बात करें अपन, तो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ने कहा था कि हमें यहाँ रीजनल रूरल बैंक खोलने चाहिए। 1975 में अपन ने स्टार्ट किए थे, 2 अक्टूबर 1975। उसके बाद में अगली समिति पढ़ते हैं, रघुराम राजन समिति। कौन सी समिति भाई? रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति जो है वो 2008 पे स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई रघुराम राजन समिति? 2008 में स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक जो था वो क्या था? 100 स्मॉल स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे आप क्या करो, 100 कदम उठाओ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी। फिर भी अपन उसमें से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी। तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, तो इन्होंने एक तो ये कहा था कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाए। तो बनाई गई इसके लिए तो यही कहेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। ओके, उसी के साथ इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता पे ध्यान दिया जाए, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जाए। इन्होंने 3 वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस रखा कि आपको एक तो वित्तीय समावेशन पे ध्यान देना चाहिए, दूसरा आपको वित्तीय साक्षरता पे ध्यान देना चाहिए, तीसरा आपको दोस्तों वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो साथ ही साथ में आप जीडीपी ग्रोथ को भी मेंटेन रखो। ऐसा नहीं है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में सभी ब्याज दरों को बढ़ा दोगे। अगर आपने सभी ब्याज दरें बढ़ा दी तो इससे पैसा महंगा हो जाएगा, ऋण ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तो इससे दोस्तों निवेश नहीं बढ़ेगा, तो जीडीपी पे क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट बन जाएगा। तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी रखनी है जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और आपकी जीडीपी की ग्रोथ भी मेंटेन रहे। तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी का विकास किया जाए, मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाए, जिससे आपके यहाँ महंगाई भी नियंत्रित रहे और आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी अच्छे से रहे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आपका जो रेगुलेटरी फंक्शन जो होना चाहिए, विनियामक की जो आप भूमिका निभा
रहे हो, आरबीआई जो विनियमन कर रही है वो ग्रोथ फ्रेंडली होना चाहिए। आपका रेगुलेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रोथ फ्रेंडली होना चाहिए, कि हमारा जो मेन टारगेट है वो जीडीपी ग्रोथ रेट ही है। इन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करना चाहिए। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद 2010 में फिर गठन भी किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के गठन की सिफारिश कौन सी समिति ने दी थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के गठन की सिफारिश कौन सी समिति ने दी थी, तो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के गठन की सिफारिश रघुराम राजन समिति ने दी थी। देखो, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद 2010 में गठन हुआ और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब ये क्यों बनाया गया वित्तीय स्थिरता विकास परिषद, ताकि आपके यहाँ जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज जो है, जैसे अपन बात करें बैंकों के लिए विनियामक संस्था कौन है, आरबीआई है। शेयर मार्केट के लिए कौन है, सेबी है। उसी तरीके से इंश्योरेंस के लिए कौन है, आपका इल्डा है। पेंशन फंड के लिए कौन है, पीएफआरडी है। पहले आपके वायदा बाजार की फॉरवर्ड मार्केट कमीशन होती थी। तो ये जितने भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है, चाहे आरबीआई हो, चाहे आपका सेबी हो, चाहे आपकी एक तरीके से इल्डा हो, ठीक है, और एक तरीके से बात करें तो आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो भले ही आपकी, तो ये जो संस्थाएं हैं इनमें कहीं ना कहीं टकराव उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आपका जैसे एसबीआई है, तो भाई एसबीआई जो है वो बैंक का काम तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में इंश्योरेंस भी देता है, इंश्योरेंस भी देता है। और तो इंश्योरेंस देता है तो भाई इंश्योरेंस वाले कामों पर इसके ऊपर नियम किसके लगेंगे, इल्डा के लगेंगे। अगर एसबीआई साथ साथ में पेंशन स्कीम भी दे रहा है, तो पेंशन स्कीम दे रहा है तो दोस्तों उसके ऊपर नियम किसके लगेंगे, पीएफआरडीए के भी लगेंगे। और एसबीआई शेयर बाजार में भी लिस्टेड है तो इसको सेबी के नियम भी मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई कंपनी जो है उसके ऊपर 3-4 संस्थाओं के नियम भी लग सकते हैं, तो इनके अंदर जो होता है इनके क्षेत्राधिकार में टकराव भी हो सकता है। तो इसलिए एक ऐसी वित्तीय स्थिरता विकास परिषद बनाए जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हो, ये सभी जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये इसके मेंबर हो, और इनको टाइम टू टाइम इनकी मीटिंग होती रहे। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है इस परिषद का कि जो आपकी विनियामक संस्थाएं आरबीआई, सेबी, इल्डा, पीएफआरडीए, ये आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके, बेहतर समन्वय के साथ काम कर सके, ताकि इनके क्षेत्राधिकार में कहीं भी कोई टकराव ना हो। तो रघुराम राजन समिति ने क्या क्या कहा समझो। 2008 की ये जो है आपके वित्तीय समावेशन के लिए, तो इन्होंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दो, इन्होंने कहा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दो, इन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा दो, इन्होंने कहा दोस्तों आपके यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, इन्होंने कहा इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करो लेकिन साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ रेट को भी बढ़ाए रखो, और ग्रोथ फ्रेंडली रेगुलेशन करो। ये बात इन्होंने किस किस ने कही, किस किस ने नहीं, रघुराम राजन समिति ने कही। बताओ किस किस को क्लियर है रघुराम राजन समिति। 2 कमेटी पढ़ ली अपन ने, एक तो सी रंगराजन और एक आपकी रघुराम राजन समिति 2008 वाली, ठीक है। फिर चले आगे, चलो बढ़िया बात है, चलते आएंगे। तो और जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको बता देता हूँ, आपके यहाँ कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो इससे संबंधित कोई नया स्टूडेंट जो भी सुन रहा है उसे कह देता हूं कि ये जो अपना नंबर है 8955462595, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अनअकैडमी पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कपिल 07 का कोड का उपयोग करो, 10% डिस्काउंट हो जाएगा इंस्टेंट, ठीक है। विकास कशवा नमस्कार। और एक चीज और याद रख लेना कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आपका सब्सक्रिप्शन महंगा हो। आज जो चीज आपको 7560 में आरएस की कंप्लीट तैयारी मिल रही है, साथ ही साथ आप चाहो तो रीट की तैयारी कर सकते हो, पटवार, एसीएफ, एसआई, कॉलेज लेक्चरर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक है, एग्जाम अनेक है। बार बार आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। अनअकैडमी का यही तो आनंद है, एक सब्सक्रिप्शन लो और निस्फिक्र हो जाओ। एक आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले लिया मतलब राजस्थान के सभी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया। ऐसा नहीं है कि तुम 7560 केवल इको पढ़ने के लिए मेरे को दे रहे हो, ये नहीं है। आपको कपिल 07 कोड का उपयोग करना है, मुझे कुछ नहीं देना, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि मैं आपको इको तो करवा रहा हूँ, साइको में आपको करवाऊंगा, पब्लिक एड, एथिक्स, बिहेवियर, सोशोलॉजी भी मैं आपको करवाऊंगा। तो जो भी बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो ना चुके, जल्द से जल्द एडमिशन लेके तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है।
अब बात करते हैं नचिकेता मोर समिति। ये भी काफी फेमस कमेटी है। तो नचिकेता मोर समिति 2014 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने आपको बताया था विमल जालान कमेटी बैंकिंग लाइसेंस से संबंधित बनी थी। और दोस्तों आपकी जो है उर्जित पटेल समिति, वो किससे संबंधित बनी थी, मौद्रिक नीति से। लेकिन नचिकेता मोर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था। क्या था आपका, वित्तीय समावेशन था। तो वित्तीय समावेशन के लिए बनी, तो इसने क्या क्या कहा वो समझो भाई। इन्होंने कहा कि प्रत्येक वयस्क के पास एक बैंक खाता होना चाहिए, मतलब हर एडल्ट के पास, हर व्यक्ति के पास मिनिमम एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। प्रत्येक वयस्क के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। देश के हर क्षेत्र में 15 मिनट की पैदल दूरी पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। बात तो देखो बड़े मानस है, बात तो ठीक ही कही मोर समिति ने, लेकिन अगर 15 मिनट की पैदल दूरी पर बैंकिंग सेवा मिल जाए तो जनता निहाल हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी राजस्थान, सर मैंने तो ले लिया लेकिन कोई दोस्त लेगा तो जरूर भाई विकास। तो आपके यहाँ जो पश्चिमी राजस्थान है या जो रिमोट एरियाज है उत्तर पश्चिमी राजस्थान, वहां पे 15 मिनट का पता नहीं 150 मिनट चल लो तो भी अगर आपको बैंक मिल जाए या बैंकिंग सेवा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें धीरे धीरे टारगेट क्या करना चाहिए, 15 मिनट की जो वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल दूरी पर बैंक की सर्विस मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करो यार, ये बहुत हो गया, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करो। अब आपको याद आ रहा होगा सर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो 2011 में स्टार्ट हुए थे। आपने सुना होगा एम पैसा, एयरटेल मनी, एयरटेल मनी नाम सुना कुछ ऐसा आपने, आप जब टाबर ही थे तो वोडाफोन वालों ने एम पैसा, एयरटेल वालों ने एयरटेल मनी स्टार्ट किया था। तो अब इससे नचिकेता मोर समिति को क्या समस्या हुई, ये क्यों बंद करवाना चाह रहे भाई, इनकी कोई समस्या थोड़ी है। ऐसा हुआ कि नचिकेता मोर साहब का रिचार्ज नहीं हुआ एम पैसा से तो इन्होंने कहा नहीं नहीं इसको बंद कर दो, देखो ऐसा तो है नहीं। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा। लॉजिक ये रहा था कि ये जो आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब आप पहले से इनमें पैसा जमा करा दो, उसके बाद में ये आपको कुछ सेवाएं देते थे। तो सेवा तो क्या देते थे, ले दे के आप अपने अकाउंट से जो था वो एक रिचार्ज कर सकते हो, आप पानी का बिजली का बिल भर सकते हो, डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हो, ले दे के आपकी ये पेमेंट रिलेटेड सर्विस देते थे। तो इन्होंने कहा देखो ये और तो सब ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक अपने अकाउंट में रखवा रहे हैं। तो 50,000 रुपए ग्राहक इनमें अगर जमा करवा रहा है तो ग्राहक को कम से कम इस पर ब्याज तो मिलना चाहिए, भाई ग्राहक को कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ये ब्याज भी नहीं दे रहे थे। फिर भाई अगर ये ब्याज नहीं दे रहे, जमा कर रहे हैं तो एक बैंक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो बैंक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पैसा जमा करवा रहे हैं लोगों से, तो इन्हें कम से कम सीआरआर एसएलआर तो पूर्ति करने चाहिए, ताकि आरबीआई को तो फायदा हो, 3% सीआरआर के रूप में जमा कराए और एसएलआर के रूप में 18% मेंटेन करे। ये भी नहीं कर रहे, तो फिर बाद में ये झंझट क्यों कर रखा है, इसे बंद करो। सही बात है नचिकेता मोर साहब की कि भाई ये ले दे के सेवा क्या देते हैं आपके यहाँ, ये अकाउंट में, अकाउंट से आप रिचार्ज कर लो, डीटीएच का रिचार्ज कर लो, पानी का बिजली का बिल भर दो, ठीक है, इससे ज्यादा सर्विस दे नहीं रहे थे। 50,000 रुपए आपसे जमा करवा रहे थे, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं दे रहे थे। तो नचिकेता मोर साहब ने कहा ये जो आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको अब है ना, मतलब समाप्ति करो, इनको बंद करो। तो फिर बाद में आप ऐसी बात कर रहे हो, तो फिर बाद में पूछा रघुराम राजन साहब ने कि भाई आप ये कह रहे हो इन्हें बंद करो, तो आप बताओ खोलें क्या। तो इन्होंने कहा पेमेंट बैंक की स्थापना करो। आप क्या करो, पेमेंट बैंक की स्थापना करो। तो कहा पहले बताओ तो सही पेमेंट बैंक क्या होंगे। देखा इन्होंने कहा पेमेंट बैंक जो होंगे ना वो एक तरीके से आपके यहाँ जो स्मॉल लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करेंगे। का कैसे करेंगे, का हम पेमेंट बैंकों को लाइसेंस देंगे, 100 करोड़ के बेस कैपिटल के पेमेंट बैंक खोलेंगे। आपको पता ही होगा भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा आपका, एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा आपका, एयरटेल पेमेंट बैंक। उसके बाद में अपने यहाँ खूब पेमेंट बैंक खुले, जैसे फिनो पेमेंट बैंक खुला, जियो, एनएसडीएल, आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक भी आपका यहाँ है। तो ये जो इन्होंने कहा कि पेमेंट बैंक स्टार्ट करेंगे, तो इन्होंने कहा पेमेंट बैंक क्या काम करेंगे, तो कहा पेमेंट बैंक जो है वो 1 लाख तक की जमा स्वीकार करेंगे। मैक्सिमम कितने, 1 लाख तक की जमा स्वीकार करेंगे। और उसके बाद में इन्हें दोस्तों क्या देंगे, एक तरीके से पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज देंगे। पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज देंगे, मतलब बिल विल भर लो, इधर उधर पैसा जमा करवा दो, निकाल लो, ये आप कर लो। 1 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। तो फिर कहा कि ये जो है आपके पेमेंट बैंक इनसे अलग कैसे है, कभी ये जो 1 लाख जमा करवा रहे हो इस पे ये ब्याज देंगे।
तो इससे ग्राहक को फायदा, और आरबीआई को ये सीआरआर एसएलआर देंगे तो इससे आरबीआई को फायदा। चलो अच्छी बात है। ये डेबिट कार्ड भी देंगे तो भी अच्छी बात है, मतलब ये एटीएम वेटीएम भी लगाएंगे। लेकिन एक तो ये ऋण नहीं दे सकते, और एक दोस्तों ये क्या नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। एक ये क्या नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। इन दो पर रोक, क्योंकि ये ऋण व क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, इनके लिए बैंक अलग से हैं। तो पेमेंट बैंक की स्थापना का कॉन्सेप्ट कहां से आया, नचिकेता मोर साहब की तरफ से ये आपका कॉन्सेप्ट है। पेमेंट बैंक को अलग भी अपन पढ़ेंगे जब डिफरेंशियल बैंक अपन कंप्लीट करेंगे। तो नचिकेता मोर समिति ने यह कहा कि पेमेंट बैंक की स्थापना की जाए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया कि कौन सी कमेटी ने सर्वप्रथम ये कहा था कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पेमेंट बैंक की स्थापना की जाए। इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा, ये बात तो चलो आपने पढ़ ली, चलो इतना तो आपको क्लियर हुआ। फिर आगे वाला आपको इसकी रिकमेंडेशन बताता हूं, मिटा दे एक बार। और बताओ फिर कल क्लास रखे नहीं रखे तुम्हारे? कल दिवाली की तो साहब क्यों रखो, है ना, रखे नहीं रखे? तो कल तो दिवाली है आपकी, कल क्लास नहीं रखेंगे। वैसे मैं अमावस की छुट्टी करता हूँ, और दिवाली भी जो है आपकी एक तरीके से अमावस ही है, तो अमावस की आपकी छुट्टी है। आराम से टेंशन मत लो, तुम आराम से रेस्ट करो, कल दिवाली को क्लास नहीं रखेंगे। तो इन्होंने फिर इनकी अगली रिकमेंडेशन थी कि आप प्राथमिकता क्षेत्र उधार जो है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, उसे 40% से बढ़ाकर 50% कर दो। अपन ने कल भी बात की थी प्राथमिकता क्षेत्र उधार की, कि बैंकों को अपने कुल ऋण योग्य राशि का एक निश्चित राशि जो है वो वंचित वर्ग को देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ के सारे ऋण आप अंबानी जी, अडानी जी या बड़े उद्योगपतियों को दे दो, नहीं, आपको एससी एसटी, फीमेल, कृषि, एमएसएमई सेक्टर, इनको पैसा देना होगा। तो नचिकेता मोर समिति ने कहा कि आप क्या करो, पीएसएल जो है ना उसे तो आप बढ़ा दो, पीएसएल को तो ज्यादा कर दो, और आप एसएलआर को खत्म ही कर दो। आप जो ये 18% मेंटेन करवा रहे हो इसको आप खत्म कर दो। तो एसएलआर को खत्म करने की बातें तो कब से ही चल रही है, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं मानी गई कि ना, इसमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो है आपके यहाँ अगर सही तरीके से देखा जाए तो हमें पीएसएल भी रखना है और एसएलआर भी रखना है, ठीक है, ये बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्यों में एक स्टेट फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए। हर राज्य में अपना एक राज्य वित्त विनियामक आयोग बनाया जाए, जिसका मुख्य कार्य हो वित्तीय रूप से विनियमन करना। ये बात भी अच्छी कही कि जिस तरीके से आरबीआई सेंटर का है, उसी तरीके से एक स्टेट्स में भी एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने एक चीज पे चिंता व्यक्त की, और इन्होंने कहा कि भारत में जो आपका सेविंग का जो एप्टीट्यूड जो था, बचत की जो प्रवृत्ति थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। 2006-07 में भारत में लगभग 36% सेविंग्स थी, 2019-20 में सेविंग्स जो है वो 29.64 हो गई, मतलब ले दे के 29% हो रही है। जनता जो है वो मंत्रा, फ्लिपकार्ट, इनके माध्यम से बहुत ही ज्यादा खर्च करने लग गई है आजकल, और ये जो चीज है ये बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर आपको पता है तो आपके यहाँ जो रेसेशन आया था 2008 का, उसमें पूरा विश्व जो था वो एक तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय भी अपने आप को सही तरीके से मूव कर पाई थी। उसका कारण क्या था, कि हमारा कारण ये था कि हमारे पास सेविंग्स हैं, और जिस के पास सेविंग्स होती है ना, आप सीधी सी बात कर लो, अर्थव्यवस्था की छोड़ो, थारा अगर घरा भी अगर बचत है तो चाहे कैसा भी आपके यहाँ टाइम आ जाए, बुरा वक्त अच्छा वक्त आता रहता है, लेकिन अगर जिस परिवार के पास बचत है वो वहां सरवाइव कर जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे विदेशों में क्या होता है, हर चीज लोन पे, आजकल अपने इंडिया में होने लग गया, फोन लोन पे, गाड़ी लोन पे, जीवनी लोन पे चलने लग गया लोगों का। आजकल तो कपड़े भी लोन पे मिलने लग गए, फ्लिपकार्ट, मंत्रा वाले पे लेटर का ऑप्शन दे रहे हैं, तो हर चीज क्या मिल रही है, लोन पे। विदेशों में तो ये बहुत पहले से हर चीज लोन पे। तो अगर हर चीज आपके यहाँ लोन पे होगी, आपके पास सेविंग नहीं होगी, तो मानो अगर आपके यहाँ आर्थिक मंदी आ गई, तो आर्थिक मंदी आते ही भाई साहब सबसे पहला काम क्या होता है, लोगों के रोजगार चले जाते हैं। और बताओ, रोजगार अगर चले जा तो खटाऊ किस्त बरसी आदमी,
किस्त कहाँ से भरेगा? सही से बताओ। आपने इतनी किस्तें बना रखी है, फोन की आपकी ईएमआई करवा रखी है, गाड़ी की करवा रखी है, ये करवा फलाना ढिमकाना, आपकी किस्त आ रही है। अब बाई चांस इससे आपका रोजगार चला जाए, क्योंकि आर्थिक मंदी के समय सबसे ज्यादा रोजगार चले जाते हैं, तो किस्त कहाँ से भरेंगे? सेविंग तो आपके पास है नहीं, तो इससे आपके यहाँ किस्त नहीं भरी जाएगी। तो एक तरीके से किस्त तो भरी जाए नहीं जाए, सेविंग नहीं है तो आप खर्च भी नहीं करेंगे। भाई सेविंग नहीं है तो आप, आपका एक तो रोजगार चला गया, ऊपर से आपकी इनकम तो है नहीं, सेविंग है नहीं, तो आप खर्च नहीं करोगे। और भाई जब तुम खर्च नहीं करोगे तो मांग जो है वो एकदम कम हो जाएगी, मतलब आपके यहाँ डिमांड रहेगी नहीं। अरे डिमांड ही नहीं रहेगी तो बताओ दोस्तों, आपके यहाँ उत्पादन कहां से बढ़ेगा? पहले से बना हुआ सामान नहीं बिक रहा, आर्थिक मंदी तो आपके यहाँ है ही, और आर्थिक मंदी से रोजगार चले जाते हैं, सेविंग आपके पास है नहीं, इनकम आपके पास है नहीं, आप खर्च नहीं करोगे तो आर्थिक मंदी और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, और आर्थिक मंदी और ज्यादा आ जाएगी। तो आपकी जो ये जो सेविंग न होने के कारण मंदी का दौर और भी बदतर हो सकता है। लेकिन भारतीय इकोनॉमी में क्या है, सेविंग है, सेविंग मतलब अपने पास तो है ही। और वैसे हमारे यहाँ आज दिवाली की बात चल रही है, तो हर परिवार में एक लक्ष्मी जी होते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं जो होती हैं वो लक्ष्मी के रूप में ही होती हैं, लक्ष्मी माता से कम नहीं होती हैं। तो अगर अपने यहाँ आर्थिक मंदी, जैसे वो आर्थिक मंदी अपने यहाँ भी आई थी, लेकिन हमारे यहाँ आर्थिक मंदी ने ज्यादा प्रभाव नहीं डालने दिया। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, रोजगार चले गए, लेकिन अपने पास सेविंग्स थी तो रोजगार चले गए, इनकम नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी है खर्च कम करना बंद कर दे। आदमी टेंशन में आ जाए, घर पे आके बैठ जाए, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, फिर महिला धीरे से बोलती है, देखो टेंशन मतलब लक्ष्मी माता के रूप में फिर महिला अपना पूरा का पूरा जो होता है अवतार दिखाती है कि टेंशन मतलब मेरे कन रुपया पड़े खटे पड़े, मैं आ कौन बताऊं पड़िया खटाए। ठीक है, तन चाहे जितना रुपया बताओ थे तो तन कता चाहे, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कहाँ पड़े हैं। ये तो केवल और केवल मोदी जी पता लगवा सकते हैं नोटबंदी के माध्यम से। ठीक है, तो वो क्या करती है, थोड़े पैसे देती है व्यक्ति को, पूरा नहीं देगी एक साथ। ठीक है, उसके बाद में वो थोड़ा पैसा देगी। थोड़ा पैसा जैसे ही महिलाएं देती है तो हम क्या करेंगे, अपने पास सेविंग्स हैं तो जाके थोड़ा अपन खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे भाई साहब तो दोस्तों खर्च करने से क्या है, मांग बनी रहेगी, मांग बनी रहेगी तो उत्पादन बना रहेगा, उत्पादन बना रहेगा तो अपने यहाँ मंदी आएगी नहीं, अपने यहाँ मंदी आएगी नहीं। और फिर अगर और थोड़े दिन मंदी चल जाए तो फिर बाद में आदमी वापस टेंशन में आ जाता है, रोजगार है नहीं, खर्च कहां से करे। फिर वो एक बार आराम से देखता है महिला की तरफ, तो वो फिर बाद में कहते हैं कि हाँ मैं अभी तक लक्ष्मी जी के अवतार में हूँ, टेंशन मत लो, पैसे तो मैं आपको और दे दूंगी, मेरे छिपाए हुए पड़े हैं, चाहे मजूस में पड़े, संदूक में पड़े, खटे पड़े होगा, मैं थान देशू, टेंशन मत लो, पर ते एक बार बाहर कमरे में बैठो मैं ले आके दूं था। तो फिर वापस वो उसमें से थोड़े से पैसे ला के देगी, वापस पैसे देगी तो वापस से खरीदारी होगी, खरीदारी होगी तो क्या है, आपका जो खर्च कंटिन्यू रहेगा, एक्सपेंडिचर कंटिन्यू रहेगा, तो इससे क्या रहेगी, डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि खर्च करते हो तो मांग बनी रहती है, मांग बनी रहती है तो उद्योगपतियों के पास पैसा जाता है, जिससे उत्पादन बना रहता है, तो आपकी यहाँ मंदी का ज्यादा असर आएगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो ये बचत की जो प्रवृत्ति थी, ये हमें वैश्विक मंदी से बचाई, इसी बचत की प्रवृत्ति ने हमें वैश्विक मंदी से बचाया। तो अब इन्होंने कहा नचिकेता मोर साहब ने कि हम अब तक तो फिर सेव कर लिए होंगे, अब तक तो कर लिए, नोटबंदी में एक बार सेविंग्स जो थी वो एकमात्र मतलब, और महिलाओं को मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, अब तो कोई मोदी जी का विरोध किसी से नहीं है। ठीक है, लेकिन मोदी जी से विरोध किसी को नहीं है, लेकिन महिलाओं को एक बार मोदी जी से समस्या हो गई थी, नोटबंदी वाला डिसीजन, कम से कम ज्यादा नहीं तो महिलाओं को बता देते ना मोदी जी, तो कम से कम ये अपने रुपयों को जाके चुपचाप चेंज करवा के, मतलब इनके लिए अलग से एक स्केल चलना चाहिए था कि महिलाएं अपने पैसे हैं वो पहले चेंज करवा लो। ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं, और वो पैसे जो थे महिलाओं ने मोदी जी के कहने पे पुरुषों को दिए, और वो पैसे पूरे के पूरे वापस पुरुषों ने महिलाओं को नहीं दिए, वहां थोड़ा सा घाटा हुआ था, तो वो कोई बात नहीं, अलग मुद्दा है वो। लेकिन अपन बात करते हैं नचिकेता मोर समिति की। तो नचिकेता मोर समिति ने क्या क्या कहा, हर व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना चाहिए, 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करो, एयरटेल एम पैसा इनको, और पेमेंट बैंक की स्थापना करो। ठीक है, साथ ही साथ पीएसएल को धीरे धीरे बढ़ा दो, 50% तक ले जाओ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, लेकिन आपका सांविधिक तरलता अनुपात में आप कमी करो या उसे खत्म ही कर दो। स्टेट फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन बनाओ, और भारत में जो घटती बचत की जो प्रवृत्ति है उस पर चिंता व्यक्त की, और हमें अपने सेविंग्स को बढ़ाना चाहिए, ये बात भी इन्होंने की। तो बताओ किस किस को क्लियर, नचिकेता मोर समिति।
एक कमेटी और पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा, एक कमेटी और पढ़ लेते हैं, फिर कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कल अपन बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले, विमल जालान कमेटी फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में आरबीआई का जो रिजर्व फंड से संबंधित जो मुद्दा था उसे भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो 3 समिति कंप्लीट। आगे वाली दीपक मोहंती समिति। दीपक मोहंती समिति 2015 में, यह भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मध्यावधि पथ संबंधी कमेटी थी। इसे 2015 से 20 तक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमें क्या करना है, 5 वर्षों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की हमारी रणनीति क्या होगी उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन हाथों हाथ दे दी, और इन्होंने देखो क्या क्या कहा उसके ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने जो चीजें कही थी उनके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने कहा कि बैंकों को महिलाओं के खाता खोलने पर बढ़ावा देना चाहिए, तथा साथ ही साथ बालिकाओं के लिए जो जमा योजना है वो भी प्रारंभ करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि खाते तो खोलो, लेकिन पुरुषों के खाते तो खुले में, अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेटर वे में करना है तो आप क्या करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, महिलाओं के खाते ज्यादा से ज्यादा बैंक खोले, और साथ ही साथ जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी जमा योजना स्टार्ट करें। जैसे 2015 में अपन ने पढ़ा था, कौन सी स्टार्ट की, सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी योजना दोस्तों आपकी, सुकन्या समृद्धि योजना। याद आ रहा होगा सुकन्या समृद्धि योजना, 0 से 10 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो उनका अकाउंट खुलवाया जा सकता है। मिनिमम 250 रुपए से लेके मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक इसमें सेविंग किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर 18 वर्ष होने पे आधी पैसा जो है बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए निकलवा लो, और उसके बाद जब भी आप शादी करो 21 तक, तब इसमें से 50% पैसा जो है वो शादी के लिए निकलवा लो, ताकि बच्चियों के लिए जो है एक आगे अपन सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। चलो अच्छी बात थी। साथ ही साथ इन्होंने कहा ऋण प्रणाली में स्थिरता एवं सुधार के लिए बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाए। अब अगर आपका जो डेब्ट सिस्टम है उसमें आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, रिफॉर्म्स करना चाहते हो, तो आप बैंक अकाउंट्स को किसके माध्यम से जोड़ें, आधार खाते से जोड़ें, ताकि आपके यहाँ जो फ्रॉड है उनमें कमी है। साथ ही साथ इन्होंने कहा मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो अच्छी बात है, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देंगे तभी तो अपने यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई है, वो आपके स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड वेंड्रॉइड, इनके लिए तो वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन गैर स्मार्टफोन वाले जो लोग हैं वो डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कैसे करें, उनको ऊपर भी आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। भारत में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनके लिए कॉल सेंटर होना चाहिए, ओटीपी के माध्यम से वो भी अपने यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये एक अच्छी रिकमेंडेशन थी, क्योंकि स्मार्टफोन वाले तो कर रहे हैं, लेकिन गैर स्मार्टफोन वाले जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉइड वेंड्रॉइड, तो वो जो लोग हैं उनके लिए आप क्या प्रयास करो, ये भी इनको कहा। इन्होंने साथ ही साथ कहा कि हमें फाइनेंशियल जो आपकी वित्तीय साक्षरता केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलने चाहिए, ताकि लोगों को वित्तीय साक्षरता दी जा सके। तो दीपक मोहंती समिति ने कोई बड़ी लैंडमार्क रिकमेंडेशन नहीं दी थी। इन्होंने कहा था कि आपके पास जो चल रहा है ना उसमें आप रिफॉर्म करो, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्लानिंग करके कोई बहुत बड़ा चेंज कर दो। स्ट्रक्चरल प्लानिंग नहीं करनी, आपको फंक्शनल प्लानिंग करनी। आपके पास जो है उसे थोड़ा सा अच्छा कर दो, जैसे आप महिलाओं के खाते ज्यादा खोलो, साथ ही साथ बालिकाओं के लिए जमा योजना, सेविंग स्कीम्स लाओ, ऋण प्रणाली को आप बैंक के खातों को आधार कार्ड से जोड़ लो, मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा दो, लेकिन नॉन स्मार्टफोन वाले जो लोग हैं उनके लिए भी आप विशेष प्रयास करें, और लिटरेसी को बढ़ावा दें। ये सारा आप काम करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आपकी आ जाएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आपके यहाँ हो जाएगा। तो देखो ये आपके दीपक मोहंती समिति किस किस को क्लियर, बताओ भाई, वंदना, आरएस मीणा जी, किस किस को क्लियर दीपक मोहंती समिति। तो देखो मेरा यही कहना है, जैसे अपन ने ये 3 दिन से अपन जो समितियों की सीरीज पढ़ रहे हैं, इसको तो आप पढ़ते जाओ, बहुत अच्छे वे में कंटिन्यू तैयार करते जाओ। दीपक मोहंती समिति पढ़ी आज अपन ने, नचिकेता मोर समिति पढ़ी आज अपन ने अच्छे से, रघुराम राजन समिति भी आज अपन ने अच्छे से पढ़ी, वित्तीय समावेशन के लिए सी रंगराजन। तो 4 कमेटी पढ़ ली अपन ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। उसके बाद अपन ने उर्जित पटेल समिति भी पढ़ी अच्छे से, वो भी ध्यान दिया अपन ने। पीजे नायक समिति अपन ने पढ़ ली, कौन सी, बैंक बोर्ड ब्यूरो वाले। अपन ने एमबीएन राव, एमवी नायर, दामोदरन, और ऐसे करके अपन तक अब तक जो है लगभग 20 से 1 समितियां पढ़ चुके हैं। तो देखो मेरा कहना यही है, कंटिन्यू अपने चैनल पे बने रहो। शाम को 6 से 7 का जो आपका
आधे घंटे का जो टाइम होता है वो निकाल लिया करो। बैंकिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी अपन पढ़ने लग जाएं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको ना तो कोई गाइड में छुआ जाता है, केवल समितियों का नाम लिख के बता दिया जाता है। सबसे सर समितियों पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनमें से फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित समिति कौन सी है, या आपके एक साइड समितियां आ जाएंगी, एक साइड उनका क्षेत्र आ जाएगा। यह क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी समिति ने कहा था कि बैशल मानकों को अपनाया जाए, कौन सी समिति ने यह कहा था कि लीड बैंकिंग स्कीम स्टार्ट की जाए, कौन सी समिति ने यह कहा था कि आपके यहाँ WPI की जगह CPI को अपनाओ। ठीक है, तो खूब क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आता ही है बैंकिंग में समितियों से संबंधित। तो भाई तुम्हारा काम है शाम को 6 से 7 डेली टारगेट RS विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे क्लास ले लो, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड। चलो आज तो लाइव थी सर, बिना रिवाइज किए भूल जाते हैं, तभी तो कह रहा हूँ डेली रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अपन ने आज पढ़ना स्टार्ट किया तो सारी की सारी योजनाएं मैंने आपको रिवाइज की। कल का सेशन और ले लेना, कल का सेशन और ले लोगे तो सारी तो रिवाइज हो जाएंगी, और साथ ही साथ विमल जालान समिति फर्स्ट और सेकंड और कर लेंगे, फिर कोई कमेटी नहीं बचेगी। ठीक है, तो जो भी कोई नया स्टूडेंट है वो कपिल 07 कोड का उपयोग करके एडमिशन ले सकता है, और ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पे बात कर सकता है। कल का आपका अवकाश रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, और सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। नहीं, इसकी तो नोट डाउन क्यों कर लो, रिवाइज तो करवाता ही हूं मैं, इसकी तो PDF मिल जाएगी आपको। ओके, तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं फिर अपन